हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और सर मुझे ये बताइए कि इमरान खान का तो कल लॉन्ग मार्च रावलपिंडी से खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जी वो असेंबली से रिजाइन कर देंगे और उसके लिए भी बात करेंगे। अभी मतलब रिजाइन किया नहीं है, देखेंगे कि क्या पॉसिबल है। लेकिन साथ साथ बार बार उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि वो पॉलिटिक्स में दखल देते रहे। तो आज मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि 75 साल में ऐसा कैसे हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सियासत के अंदर आ गई और इस हद तक आ गई कि पॉलिटिशियंस की कोई अहमियत ही नहीं रह गई, वो पपेट बन के रह गए। ये पाकिस्तान का शुरू से मसला ये था कि जब सबसे पहले इलेक्शन हुए, जिसको ईस्ट पाकिस्तान में कहते हैं, तो वहाँ जट्टू फ्रंट बनी एक ऑपोजिशन पार्टीज की एज कंपेयर वर्सेस द मुस्लिम लीग। और वो 50s में जट्टू फ्रंट ने स्वीप कर दिया इलेक्शन और मेरे ख्याल है 2-4 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, बाकी दे वो वाइप्ड आउट। ये आप देखिए कि बिल्कुल उस वक्त होता है जब उनसे कहा जाता है कि आपकी जबान जो है वो है उर्दू और आप बंगला जो है इट इज अ नॉन मुस्लिम लैंग्वेज, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही बंगाल की थी और 1946 के इलेक्शन में सिवाय बंगाल के और कहीं मुस्लिम लीग गवर्नमेंट नहीं बना सकी थी। यहाँ तक के जो अब पाकिस्तान है यहाँ तो कहीं नामो निशान मुस्लिम लीग का नहीं था। फ्रंटियर में आपको जैसे पता है कांग्रेस की हुकूमत थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो टिवाना साहब थे, एंड बलोचिस्तान वाज ऑन अ सेपरेट कोर्स, इट बिकेम इंडिपेंडेंट इवन बिफोर पाकिस्तान डिड। तो ये जब पाकिस्तान बन गया 47 में और लियाकत अली खान साहब, क्योंकि उनकी उर्दू सोहरवर्दी से बेहतर थी, he became prime minister when he didn't live in Pakistan. और सोहरवर्दी साहब जो थे he was prime minister of what was called Bengal. And अब सोचिए कि he couldn't even enter Pakistan, he was not allowed to enter Pakistan, and so Sohrawardi was left outside the country. And लियाकत अली खान became, because he spoke Urdu and चूड़ीदार पजामा पहनते थे, अचकन ये वो, and his wife was a convert from Hindu to Muslim. ये आज के हरियाणा से थे। So he came and became the prime minister, and Karachi was declared as the capital of Pakistan, जिसमें दैट मीन सिंध का जो एक बड़ा शहर था वो उनके हाथ से निकल गया। जब उस पर प्रोटेस्ट हुआ तो खुरो साहब की गवर्नमेंट, जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, दैट वाज डिसमिस्ड। एंड सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो 47 में हमारी फौज से कहा गया कि आप उस वक्त के तालिबान समझिए, ट्राइबल के ड्रेस में जाके इन्वेड करें, जो इस वक्त जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस वक्त से ही फौज का एक रोल हो गया। एक तो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, जिसमें लेफ्टिस्ट लोग शामिल थे, अपने फैज अहमद फैज इन्वॉल्व थे, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस उसे कहते हैं। तो चाहे वो प्रो मुल्ला जनरल्स हों या सुर्ख पोश हों, जैसे भी हो, एक जहनीत जो थी कि जिसके पास बंदूक है वो चलाएगा हुकूमत। तो आप सोचिए कि वो भी हुआ बंद और पहला मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब में। जब कादियानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनका देयर लाइफ एंड लिम वाज एट लॉस। तो उस वक्त जनरल आजम खान was a very popular man in Punjab, क्योंकि he ended the 1953 literal slaughter of Ahmadiyya मुस्लिम। सियालकोट के अंदर दुकानें, घर लूटे जा रहे थे। These are the results of a country created outside that country.
कि उसका यूपी और बिहार और ये जो हरियाणा है और आज का जो बंगाल है, ये सब एक्टिव थे, और जो इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ nobody really wanted to create a Pakistan. So when Pakistan was created and all these people came, along with them came the many military officers जिन्होंने ऑप्ट किया रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन आर्मी से हट के दे कुड चूज। और ये एक चीज हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी से कोई कुछ महीने पहले ही रॉयल इंडिया म्यूटनी हुई थी कराची में, जिसको रिन म्यूटनी कहते हैं, जिसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, उनके लोगों का ट्रायल चल रहा था, तो देयर वाज अ रिवोल्ट अपराइजिंग अमंग्स द सेलर्स इन जैसे मुंबई आजकल कहते हैं, कराची में प्राइमरीली इट वाज कराची वेयर दिस अपराइजिंग टुक प्लेस। और उन्होंने किमाड़ी, मनोड़ा, ये सब 47 में अगस्त के बाद ही कब्जा, नहीं उससे पहले कब्जा कर लिया था, एंड देन देयर वाज फाइटिंग इन मनोड़ा एरिया। एंड अब वो बात ये कि हमें इस तारीख का कोई इल्म ही नहीं है कि रिन म्यूटनी हुई कराची में, कि ये है क्या चीज, बिकॉज इट्स नॉट टच्ड। तो जब हम देखते हैं कि हमारी फौज का इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज में, तो सवाल उठते हैं एकदम से कैसे हो गया? एकदम से नहीं हुआ। ये इंडियन नेशनल आर्मी जब डिसॉल्व हुई, तो रेडर्स इन कश्मीर में आप देखिए, मेजर जनरल वो अपने जो अकबर हैं, उन्होंने लिखा कि 20,000 राइफलें जो पुलिस की थी वो फौज को दे दी गई, और पुलिस थाने में जो लंडी कोतल साइड पे जो कॉपी गन्स बनती हैं वो उनके डाल दी। और मिलिट्री चीफ जो ब्रिटिश थे उस वक्त, जनरल थे, he didn't even know. So the military has right from the beginning been a part and parcel of our psyche, कि हमारी फौजें, हमारे हुक्मरान, और हमने पानीपत की ये लड़ाई और वो लड़ाई, और टीपू सुल्तान और हैदर अली, हमारे कोई हीरो लिखने वाले या फिलोसफर नहीं है। इकबाल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका तो नेशनल सॉन्ग इंडिया में चलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने उसकी कॉपी की फिर के भाईजान एक इसकी नकल करके पाकिस्तान के लिए बना दो। तो ये हमारे थिंकर हैं, उन्होंने अपनी ही नज़म की चोरी की और उसको मिली तराना बना दिया। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हाँ, उसके पैरोडीज भी बनी, रहने को घर नहीं है। सर एक और भी है, वो जो है ना, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको हिंदुस्तान की, वो भी हमने पाकिस्तान करके बना दिया। यस यस, वो कुछ और था, फिल्मी चोरी की। वो इंडिया में तो ट्रेन में बच्चे सैर कर रहे हैं, मैंने देखी है वो। आई वाज, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स, फर्स्ट फिल्म्स रीगल सिनेमा कराची में लगी थी। तो मैंने भी निकाल के देखा, आई थिंक वो 51 की थी और हमने 57 में या 56 में कॉपी मार्शल लॉ से पहले बन चुकी थी ये। जब जिस जमाने में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वो नेहरू जी की धोती की तरह बदले जाते थे। सो वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ रूल। हमारे जहन में बादशाहतों की और राजा रानियों की कहानियां और जंगों की दास्तानें इतनी एम्बेडेड थी कि सोच समझ की हमसे बात नहीं हुई। आप सिर्फ ये सोचिए कि बुल्ले शाह को किसी ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया पंजाब में अपना नेशनल पोएट। फैज को या इकबाल को जिन्होंने पंजाबी में नहीं लिखा, उसके लिए पंजाबी मरे जा रहे हैं। ये तो हमारा पाकिस्तान है, इसको तो हमारे ये हैं। अरे भैया, तुम वो बात नहीं करना जानते हो जिस जबान में। और फैज साहब जाते जाते अल्लाह कम्युनिस्ट से पलटा खाया और एकदम एक अल्लाह है, उसकी हुकूमत रहेगी और पता नहीं क्या क्या कह गए। तो वी आर अ कन्फ्लिक्टेड पीपल हैं। हिंदुस्तानी नाम हमारे अरब हैं, और जहाँ डाउट रह जाता है तो दो दो नाम एक ही शख्स के, फैज, अहमद फैज। अरे भैया, एक फैज पे बात कर लो। लेकिन
we were all caught up in this. हमारी अब तक आइडेंटिटी में क्राइसिस है जो कि दुनिया के कहीं और मुसलमानों की नहीं है। बांग्लादेश में भी ये नहीं है, उनकी बांग्ला जबान है, कल्चर है। लेकिन सर ये लोग इलेक्शंस में कैसे आ गए? आर्मी जो है, अब आर्मी कहा है जाता है उनको कि वो कंट्रोल करते हैं इलेक्शंस, अपनी बंगाल मर्जी में। के लीडर लाके बिठा देते हैं, ये कैसे हुआ? तो बंगाल का जो रिजल्ट आया जगतू फ्रंट का, तो ये तो इनके तो छक्के छुड़ गए हम्म, कि they lost every seat almost to the newly formed जगतू फ्रंट। तो A.K. फजलुल हक और ये उस वक्त नए नए मौलाना भाषानी साहब जिन्होंने सिलेट के वोटिंग के अंदर गाय का गला काट दिया हिंदुओं को डराने के लिए, ये तो हमारी सोच थी कि वो कम्युनिस्ट भी थे, मुस्लिम नेशनलिस्ट भी थे, बंगाली भी थे। तो वी रिलाइड ऑन सच पीपल। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हमने अपॉइंट कर दिया गवर्नर और सोहरावर्दी को बाहर छोड़ दिया। तो जो वैक्यूम है या लोगों का ट्रस्ट है वो तो उठ गया। उनको तो उसको पता भी नहीं है कि कौन किसको चला रहा है। 58 का जो मार्शल लॉ लगा है, तो दी ओनली थिंग आई रिमेम्बर इज कि उससे पहले इलेक्शन हो रहे थे म्यूनिसिपैलिटी के, और नेशनल इलेक्शन जनवरी 59 में होने थे। तो दीवारों पे लिखा होता था रिक्शा वाला आजाद है और इस टाइप के स्लोगन्स होते थे। इट वाज क्वाइट फॉर आई वाज maybe a 5-6-year-old अच्छा, but it was नहीं ज्यादा, I was about 10. It was quite fascinating. कराची में इलेक्शन हो रहा है, झंडे चल रहे हैं बिल्कुल जैसे होता है। and all of a sudden एक दिन हम सुबह उठे और there was martial law and लोग, मैं आपको बताऊं, खुशी का उनका वो नहीं था कोई, क्योंकि सड़कें धुलने लग गई। The first thing we remember about Ayub Khan's martial law is कि गांधी गार्डन के पास हम रहते थे, सड़कें धुलने लगी, लोग खुश बाश। ये दफा हो सियासतदान जाएं। So what the ordinary citizen needs is कि एक नॉर्मल जिंदगी जिसके अंदर स्टेट की जो ड्यूटी है वो पूरी उतरे, वो कोई करे। अब मुस्तकिल क्योंकि आपका इलेक्शन नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान में, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो मौलवी तमीजुद्दीन केस को आप पढ़ लीजिए, उसमें फौज का इन्वॉल्वमेंट था। 1 यूनिट जो बनाया इन्होंने कि चारों सूबों को मिला के एक सूबा बना दिया, यानी गवादर का जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो लाहौर बना दिया। आपको कराची में काम है, यू हैव टू गो टू लाहौर टू गेट इट रिजॉल्व। तो बंगाल को कंटेन करने के लिए 1 यूनिट बना, यानी इलेक्शन नहीं होगा। वो इन्फोर्स कैसे किया आप सोचिए। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे गोरे कब्रिस्तान में दफनाना। दीज आर द पीपल हु वर लीडिंग अस, कि वो अपने आप को गोरा समझते थे कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, तो उनको गोरा कब्रिस्तान में दफना है, वो कराची में नहीं है। आपके जो आयशा भवानी स्कूल के पास इलाका शायद बिल्कुल है सर, अभी भी है सर, अभी भी है वहां दफना। कहा हम गोरा मैन है, हमको गोरा कब्रिस्तान में डालो। तुमने शक्ल ही देखी आए दिन। तो वी वर कॉट इन दैट कॉम्प्लेक्स के कौन किसको समझा जाए रूलर और किसको नहीं। और इस टाइप के माहौल में जहाँ लोग अफरा तफरी में बैठे हुए हैं, लोगों के जो उठने बैठने का तरीका है उस पर पाबंदी लग गई। पूरा वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू वॉज इन्फोर्स्ड। सिर्फ 5% लोग उर्दू बोलते थे पाकिस्तान में। इट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। दैट मीन्स जैसे कराची का एग्जांपल, गुजराती वॉज द लैंग्वेज, मेमनी, गुजराती, सिंधी। 2 डेली न्यूज़पेपर होते थे, खत्म हो गए। इवनिंगर खत्म हो गया, वतन निकलता था, मुझे याद है। बैंकरप्टेड, थ्रोन आउट, एंड उर्दू बिकेम द चीफ। जितना गुजराती में स्टूडेंट्स मैट्रिक करते थे, दे ऑल बिकेम रिडंडेंट। उनमें से किसी को उर्दू लिखनी भी नहीं आती थी। तो आपने पूरी एक क्लास को हटा के यूपी बिहार से महाजरों को ला के कह दिया ये है तुम्हारा पाकिस्तान। तो पहले ही एक रिजेंटमेंट, वो जो आए थे वहां से
कि जमीनें छोड़ के आए हैं, हमें ये मिलना चाहिए। क्लेम के ऑफिस होते थे, अब जाके क्लेम कर लें, आपको घर मिल जाता था किसी हिंदू का। ये बहुत ज्यादतियां हुई। उसके बाद तो वंस द केओस इज एंडेड, आम आदमी क्या चाहता है कि केओस खत्म हो जिंदगी से। तो 1959 का इलेक्शन नहीं होने दिया फौज ने। और ये जहां कनाडा में मैं रहता हूं, यहाँ ऑटवा के अंदर आके फील्ड मार्शल अयूब खान जो बाद में बने, उनकी मीटिंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तक सेंटो और सीटो का मेंबर बन गया था, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। सेंटो जो था ईरान, टर्की और पाकिस्तान था, और सीटो जो था पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ये नेटो की तरह। ये तो इनका सेंट्रल सेक्टर जो था वो पाकिस्तान था, क्योंकि ये दोनों पैक्ट्स का था। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बेस था यहाँ बियार बेट पे, एंड एवरीथिंग वाज डन विद द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा था कि हम अमेरिका के लाए हैं। आइजनहावर जब गया है कराची में, ही वाज इन एन ओपन कार अयूब खान के साथ, और हजारों के हिसाब से बच्चे स्कूलों से लाए गए, झंडे लिए हुए हम खड़े हुए थे। पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। हमें समझ नहीं आता था उस वक्त कि ये लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं। सो द मिलिट्री वाज एट द बैक ऑफ इट, partly to keep Pakistan in line with the American agenda के जो रूस और सोवियत यूनियन की अंडरबेली है, या कि जाहिर शाह को कंटेन करके रखना है कि वो घुस ना जाए बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान को ठेका मिला था। एंड वही ठेके पे चल रहा था पूरा मुल्क। इसीलिए अब भी आपके जो जनरल्स हैं अमेरिका जाते हैं, उनको वीजा का नहीं है, उनका पेंटागन से रास्ता है। वो रावलपिंडी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के अलग अपने ताल्लुकात हैं, बिचा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। दे इट डजंट मैटर हु इज रनिंग पाकिस्तान, बट दे स्टिल हैव देयर पीपल हियर, एंड आवर जनरल्स कैन गो देयर एंड सेटल डाउन इन द वेस्ट। सो इलेक्शन नहीं होने अवॉइड करने के जिस खौफ से कि अगर इलेक्शन हुआ, और उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी, अवामी लीग नहीं थी उस वक्त, National Party was on the threshold of forming a government. National Party उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में प्रोफेसर मुजफ्फर, मौलाना भाषानी, अवामी लीग, ये सब लोग एक ही उसमें थे। यहाँ सिंध के अंदर जीएम सैयद, गुलाम मोहम्मद लगारी, पंजाब में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, अलमेडा साहब के भी रिश्तेदार, सीआर असलम, मिर्जा इब्राहिम, और फिर खान अब्दुल वली खान, या फ्रंटियर में बलूचिस्तान में वीर गौर। इट वाज क्लियरली रिटन आउट कि ये पूरी कंट्री विल इलेक्ट द नेशनल पार्टी। एंड उनका स्लोगन था, दो स्लोगन्स थे, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो। आपने सुना नहीं होगा, ये रिकॉर्ड कर दी, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो। ये हमें तो बचपन में समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं, कौन सीटो, 1 यूनिट किधर है। बिकॉज एक माँ बाप भेजते थे कैथोलिक स्कूल में, सेंट लॉरेंसेस में जा रहे हैं, टाइयां निकले पहने में, पता ही नहीं कि आम लोग जिंदगी कैसे गुजारते। झुग्गियां होती थी हर जगह कराची के अंदर, जहाँ हाजिर आके लियारी के पर नाजमाबाद के पास रहते थे। बड़ी टफ कंडीशन में लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी यहाँ। एंड देयर आउटलेट वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और फौज का मकसद था कि किस तरह होएगा जनाब, मजाक बनाया। उन्होंने अमेरिकन के साथ ओके करा के, अक्टूबर 8 था या ये कुछ ऐसा ही था, हाँ, अयूब खान ने कू कर दिया। इलेक्शन जनवरी का खत्म हो गया, सबको जेल किया। एब्डो एक चीज होती थी, इलेक्ट्रल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, यानी हाँ, एब्डो का टीका लगा दिया आपको, नाउ यू कैन नॉट रन फॉर इलेक्शन। बाद में 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आया अयूब खान, जिसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसीज थी, और दैट मेड श्योर के 80,000 लोग इलेक्ट होंगे पहले, और वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो फातिमा जिन्ना उसी फिर इलेक्शन में उनको हराया गया 1965 में। Although she was more
she swept East Pakistan. ये जो सब कहते हैं ना कि बंगाली तो पहले ही से दुश्मन थे इंडिया, ये वो, she was very popular politician और शेख मुजीब उनका इलेक्शन लड़ा रहे थे. He was one of the people involved. तो फौज को ये चीजें कभी पसंद नहीं आई कि एक आम कम्युनिटी या एक लाख के जलसे में या एक सियासी पार्टी फैसला कर ले कि हुकूमत कैसे चलेगी, क्योंकि आज तक आपका ऑफिसर जो है वो तैमूर को वो करता है और तुगलक को मानता है और सारी आइडियल बना रखा है. लेकिन सर इन्होंने इतना ये पैसा बनाने कब लग गए इनको? एक तो ये गवर्नमेंट तो चलाने लगे, गवर्नमेंट तो ये चलाने लगे, इन्होंने कंट्रोल कर लिया ज़ियाउल के टाइम में, उससे पहले. लेकिन सर पैसा कब से ये बनाने लगे? डीएचए, कॉर्नर के प्लॉट, ये फौजी फाउंडेशन, ये कब आया? देखिए मुझे आई रिमेम्बर इन 62 कर्नल को दफ्तर जाते हुए रावलपिंडी में ऑन अ बाइसिकल. I have seen military officers, मेरी फैमिली में काफी लोग थे. My चचा was a lieutenant commander in the navy. मेरे मामू retired as a brigadier. There was no sign of corruption, believe me. इनको यूटिलिटी स्टोर में बटर सस्ता मिल जाता था, या यूटिलिटी वो घर की जो पल्सेस थी या ये सब ना, दाल, ये एक स्टोर्स होते थे यहाँ, उनका ये घर में ऑर्डरली होता था. इट वाज़न्ट अ लैविश लाइफस्टाइल. आर्मी ऑफिसर्स डिडंट हैव कार्स टू रन अराउंड. ये कॉन्सेप्ट आया है ज़ियाउल हक के इस्लामिफिकेशन के बाद. जब से ये तुर्रम खान बने हैं ना इस्लाम को फैलाने दुनिया भर में, तब से फिर इनको चस्का लग गया कि इस्लाम फैलाने में माल बड़ा है पार्टनर. अच्छा बोला इस पे लग जाओ पार्टनर. बोले दारू का क्या होगा? बोले वो तो शाम को पीते ही हैं, लेकिन एक जरा भारी सी आवाज करके इस्लाम. कितना बेईमान आदमी. देखिए आप, ज़ियाउल हक था टोटली करप्ट पर्सन. उसने 20,000 फिलिस्तीनियों को मार के पाकिस्तान की मशहूरियत हासिल की थी. उसको अरब ज़ियाउल हक कहते थे. ज़ियाउल हक कभी नहीं कहा अ वेस्ट ऑफ ट्रूथ, उसका नाम है. He became the symbol of Islam. अब जब इस्लाम भी उनका, पैसा भी उनका, रूल भी उनका, तो क्या है वो कि नजाकत आ ही जाती है, यू नो. लूटमार का कल्चर हो गया. वरना हर स्टूडेंट, मुझे याद है इंटर के वक्त वो ISSB का एग्जाम देते थे लड़के, ताकि वो फौज के अंदर थ्रू जाके ना काकुल या इधर उधर एक you graduate, do your graduation at their cost, and people wanted to be in the forces, not because कि वहाँ पैसा था, but because there was a genuine affection कि we would do something for a country. ये तो बात की बात है, कोई कभी सोचता भी नहीं था इस तरह से. I'm talking of my age group. At 15, 16, I gave my ISSB exam. मेरे ताया ने मुझे कान से पकड़ के लेके गया, बोले 3 आए तुम्हें 100 में से मैथमेटिक्स. ये कोई ऑफिसर बनेगा आर्मी में? तो अच्छा पता नहीं है, सब दे दिया एग्जाम, बट that is not on the mind of anyone. अब जो है लेफ्टिनेंट आता है, उसको पता है कि वो कोई गुनाह ना करे, कोई चोरी ना करे, तब भी वो एज अ मिलियनेयर तो रिटायर होगा, क्योंकि वो खट जमीनें अलॉट होती हैं आपको अब हर प्रमोशन पे. तो बस वो जमीनों की वजह से पैसा होता है. अब जब इब्तिदाई इश्क है तो होगा ना कुछ. अब कैसे फिर यहाँ लोगों के एसेट्स की बात आ रही है, पूरे पिज्जा चेन ऐसे ही तो नहीं आ जाते ना. तो आप जब लैंड, आपको इल गॉटन गेन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि आपने उस दौलत के लिए काम नहीं किया, आपको मिल गया. जैसे विरसे में अमीर होते हैं लोग, ठीक. हाँ, वो किस लिए अमीर है? वो इसलिए थोड़ी कि उन्होंने अपने माँ बाप को बनाया. अरे वो माँ बाप से बन गए हैं.
उन्होंने कोई कारनामा नहीं किया है। उनको यहाँ पे भी हमारे यहाँ 4-5 ट्रिलियन डॉलर हर साल वेल्थ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनके यहाँ तौर तरीका है, टैक्स पे करना पड़ता है, ये सब। हमारे यहाँ धंधा बना लिया कि एक फौजी अफसर जो है वो कैसे करेगा, किसके नाम पे चेक कौन लिखेगा। देयर इज एब्सोल्यूट करप्शन एट द सिविलियन लेवल, तभी तो फौजी करप्ट होगा ना। ये कह देना कि फौज करप्ट है वो बस बाकी सब तो नेक परवीन है ना। इनको सिखाया ही उन्होंने कि भाई साहब जरा यूं कर लीजिए ये जमीन जो है ना उनकी भाभी के नाम कर दें आप। और भाभी की जब पहली शादी हुई तो उसका ये सारे तौर तरीके तो आपको वो सिखा देते हैं। अ पॉइंट इज नॉट कि आर्मी इज रूलिंग पाकिस्तान, but that the country was never considered to be a country. हिंदू दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान मूवमेंट है ना। ये थोड़ी है कि आप समझिए कैम्बोडिया में आजादी की मूवमेंट चल रही है और नॉम पेन के अगेंस्ट लोग मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रही, तो खमेर रूज को उन्होंने पलटा खा के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई। या वियतनाम में 40 साल जंग लड़ी फ्रांस और अमेरिका से, फिर जाके दोनों मुल्कों को मिला के आजादी मिली। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 46 तक तो किसी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान होगा कहाँ। और फिर जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ अगस्त 11 या अगस्त 14 1946 को, कि बिहारी हिंदुओं को फुटपाथों पे कलकत्ता पे मारा गया डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग की, ताकि मरी हुई लाशें पटना जाएं और वहां फिर हिंदू जो है मुसलमान को मारे ताकि वहां से लाशें बंगाल जाएं, ताकि तसादुम हो। वरना मुस्लिम राजा महाराज ये तो बैठे हुए नवाब बाप बैठे कब से बैठे थे। 1857 की गदर की जंग में बहादुर शाह जफर तो नहीं गए, उससे कब से पहले यूनिवर्सिटियां जला दी इन्होंने। खिलजी साहब ने तो नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह कर दी। तो हमारा रोल कुछ ऐसा रहा कि हम खिदमत सरकार की, गोरे सरकार की करते रहे। हमने ज्वाइन कर, इंस्टेड ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट के, हमने वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन किया। जब वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस करेंगे तो आरजू आपने एक टैंक खरीदना है, प्राइवेट कंपनी बनाती है, ये थोड़ी को फैक्ट्री बना रही है। तो वो अगर एक 10 लाख ही समझे एक टैंक इंपोर्ट करनी है और उसमें से कोई 2.5 लाख आपके अकाउंट में चला गया और वो अकाउंट किसी को पता ही नहीं है कहाँ, वो आपके बेटे की पढ़ाई में काम आएगा। जो मेरा बेटा इतना ज़हीन है, अमेरिका में उसे हार्वर्ड में दाखिला मिला। ऐसे हर टुच्चे के घर का बच्चा जाके अमेरिका में पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? 14-14 हजार डॉलर साल की फी है, कौन दे रहा है? मैंने इंडियन बच्चों को भी देखा, ये आते इनवेरिएबली बेचारे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई कैन टेल पाकिस्तानी नहीं करता ऐसा काम। बेचारा वो 2 नंबर का काम करके निकाल देता अपना। दे आर स्मार्टर दैट वे। बट उनके माँ बाप ने शुरू किया है ये सारा। टोफल की चोरी कौन बैठता एग्जाम में, ये आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। हाँ, ESL कैसे कट गया, वो उनको पता है कि अब्बा जी ने आके एग्जाम दे दिया टोफल का, बेटे को स्कोर मिल गया। GMAT के एग्जाम में चोरी कर रहे थे इन्होंने। फिर GMAT के एग्जाम ही LSAT और GMAT से खत्म किया पाकिस्तान से। जी, इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। GMAT का आप देखिए, देखें भेजा फ्राई हो जाएगा पकड़ के। तो CSS के एग्जाम्स में भी बहुत लोग जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है उनसे। हाँ, बहुत फेल होते हैं। हमने चोरी की लाइनें। अब इंडिया में मैंने देखा 4-4 साल लोग एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद दाखिला मिलता है। उनके IIT के अंदर एडमिशन इज इजियर देन गेटिंग इनटू हार्वर्ड। तो एक स्टैंडर्ड तो बनाया ना उन्होंने कि IIT जो नेहरू जी ने इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसके बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, दे आर गेटिंग द बेस्ट जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड। उनको पता है यहाँ कोई चोरी का बंदोबस्त नहीं। हमारे यहाँ इफ यू रिमेम्बर अबाउट 5 years ago एक कंपनी थी जो डिग्रियां बना के बेचती थी।
जी, कराची में, उसमें बिल्कुल, बिल्कुल I जी। know people who worked there हुँ, and who resigned and came back. वो आपसे ऑर्डर लेते थे कि आपको कैसी हुँ, डिग्री चाहिए, बिल्कुल। और then these students would get a degree ताकि वो ग्रेजुएट हुँ, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पे जाएं। जैसे हमारे यहाँ, एक मैं हुँ, आपको और चोरी का तरीका बताऊं, यहाँ जो कनाडा में हो रहा है, इस्लामिक स्कूल बना दिए। अब ग्रेड 12 में अपने बच्चे को दे दिया 99%। अब उनका रिजल्ट जो है स्कूल का, उसके तहत तो बच्चा वही उस पैमाने पे ग्रेड मिल रहे हैं ना जिसपे बाकी दुनिया को मिल रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल। वैसे ही ए ग्रेड स्टूडेंट हो गया तो उसको टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में भी हुँ, दाखिला मिल जाएगा। वहां हुँ, फेल होता रहे, वहां स्कॉलरशिप मिलती, गवर्नमेंट लोन फ्री, ये वो सब है, तो करता रहे, 20 साल में करे जो भी करना उसे। इतने में रिश्ता आ जाएगा किसी ओह! पाकिस्तानी लड़की का। इसीलिए तो काबिलियत नहीं होती इनके अंदर। मैं भाई, काबिलियत है आरजू, बट when your approach to things is कि we better lie than to tell the truth and then claim that as Muslims we are not allowed to lie. तो जैसे डॉक्टर परवेज उद भाई कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो एग्जाम होता है वो मेमोरी का होता है, हाँ, काबिलियत का नहीं होता। आप जितना रट्टा मार के लिख कर आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। वो फेल, डॉक्टर और प्रोफेसर हुडबॉय फेल हो जाएंगे पाकिस्तान में अगर उनको एमआईटी के आती। हम्म, देखिए, अब वो भी यहीं की पैदावार है ना, नजम सेठी हैं, कैसे ब्रिलियंट लोग हमारे मुल्क में हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे, हम्म, इनकी ड्राई क्लीनिंग और किताबों का कॉस्ट था सबसे बड़ा, यू नो दैट। हम्म, However you judge him, the guy biggest bill was books, हम्म, number 2 dry cleaning। सही। अच्छा पहनना, किताब पढ़ना, ये करना वो करना, एक हम्म, एक वो होती है, कल्चर बनता है। हम्म, हमारे यहाँ तनकीदी निशिस्त कहलाती थी उर्दू के अंदर। कहते हैं मेरी जी, उर्दू इतनी खराब होती थी कि मुझे मजाक उड़ा के निकाल देते थे वहां से। हमने यहाँ, मैं आपको बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, टोरंटो में बुक क्लब बनाने की कोशिश की कि महीने में हम्म, एक किताब ये 10-12 लोग पढ़ के आ जाएं एंड उस पर फिर हम बहस करेंगे। उसमें बर्ट्रैंड रसल की किताब है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। 10-12 लोगों में से एक हफ्ता हो गया किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, ये किस चक्कर में यार, हम तुम्हारे घर निहारी खाने आते थे, हाँ, तो हमें किताब पढ़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। इफ वी कांट रीड, हम्म। nobody is asking you to do वो anything। मुझे याद है अनवर मकसूद का कोई ड्रामा पीटीवी पे आया था, वो इलेक्शन के दौरान दोबारा दिखाते हैं ना, तो मैंने उसमें देखा था कि वो कोई बुक देते हैं पढ़ने के लिए अपने भाई को, मतलब वो अच्छा, लतीफ कपाड़िया साहब थे, तो वो मोटी सी बुक थी, वो खोल के देखते, कहते कोई पिक्चर तो है नहीं, कहते पिक्चर क्या करनी है भाई, पढ़ो इसको, पढ़ने के लिए दिए, पिक्चर देखने के लिए नहीं दिए। तो वो बड़े मजेदार था वो ड्रामा। वो मुझे कहीं मिला यूट्यूब पे, तो मैं आपको भेजूंगी। अब लेकिन प्लीज सर भेजिए। ये लोग जो है हमारे आर्मी के जो लोग हैं, ये इनके मतलब पैसे पे यूं चले गए और उसके बाद पूरा कंट्रोल इन्होंने ले लिया, और अब ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। क्या ये रह पाएंगे बाहर? आपको इट लगता इज है कि पॉसिबल, निकल जाएंगे? इट अच्छा। इज पॉसिबल। देखिए, लेकिन आप हम्म, मुझे बताइए, विथ ऑल ड्यू अपॉलजीज टू एवरीवन, कि आपका कमांडर इन चीफ जो है वो 7 साल 7वीं जमात तक तो स्कूल ही नहीं गया। हाफिज कुरान बनने के चक्कर में ही वेंट टू स्कूल एट क्लास 8 and then he हम्म, completed his Hafiz Quran on his official posting in Mecca. हम्म, देखिए, it is wonderful, that tradition that you memorize the entire Quran. But you memorize the Quran because there was a lack of paper and ink, and there was plenty of dust. It was not because this was ताकि लोग चेंज ना कर पाए। हम्म, जब अगर 100 हाफिज हैं तो हर हाफिज कुरान एक ही चीज पढ़ रहा है ना, but जी, it reflects a tradition in which the written word, या paper is not there, pen is not there.
And if you are hafiz in a language which is not your own, what do you get out of it? जिस कुरान को आपने कहा कि हिदायत की किताब है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उसे हिदायत क्या है। इसमें पाकिस्तान के बड़े वो एक गुलाम मोहम्मद परवेज शायद नाम है उनका, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया कि हाउ टू रीड द कुरान, व्हाट इज द प्रोसेस। इनफैक्ट वो पूरा सेक्ट जो है इट इज कॉल्ड परवेजीज, आई डिडंट इवन नो उनके फॉलोअर यहाँ कनाडा में। माय फादर यूज्ड टू गो एंड अंडरस्टैंड इस्लाम। कराची में परवेज साहब का वो था, ऑफिस था। बट आप तो अब पूछ भी नहीं सकते इसका मतलब क्या, वो पहले ही फतवा रेडी रखता है मौलवी। ये कैसे, आपको ये नहीं पता? अरे भाई नहीं पता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कुरान कहता है दुनिया चपटी है, इसका तो मुझे तो करो बताओ तो सही। वो जैसे सर, जैसे वो इंडिया के कर्नल साहब है ना, कर्नल दानवीर सिंह, वो कह रहे थे मेरे शो में कि 2 तरह के जनरल्स होते हैं पाकिस्तान में, एक विस्की जनरल और दूसरे हाँ, और मुल्ला वो मेरी इस्तिलाह चोरी कर लेते हैं, मुझे रॉयल्टी नहीं देते। ये आपको कहाँ बिन लादेन कहाँ पकड़े गए थे? वो एबटाबाद में। ये मैंने 70s में नोट किया था कि 2 किस्म के ऑफिसर्स पैदा हो रहे थे, विस्की वाले और वो वादा को गवाह जिसे कहते हैं वो वाले। कोई दाढ़ियां होती थी और 2 like another drink gentlemen, वो जो उसी में लगे रहते ना कि की पिलाएंगा, की पियोगे तो दूजा कहता की पिलाएंगा तू, ओ ले 3 बोतलों नहीं तो वो यही बात, वही कर्नल साहब ने भी यही बात की ना कि 2 तरह के होते हैं, तो वो बता रहे थे कि इंडिया के लिए कौन से बेहतर होते हैं ना, तो उसके ऊपर दारू वाले डेंजरस होते हैं। मैं देखिए, एक हमारे बहुत बड़े हीरो हैं वॉर के अंदर, ब्रिगेडियर शामी, अगर आपने पढ़ा हो, जो कसूर खेमकरन पे टैंक वॉरफेयर हुई थी। ब्रिलियंट कमांडर, बट ही गॉट so worked up that he got out of his tank column that he was leading and got killed by a sniper. He should never have got out of that tank. उनको हिलाले जुर्रत भी मिला, all said and done. But when your brains get shut off and you get furious or anger और एकदम motivated हो गए आप मोहम्मद जियाउल हक की तरह, और 220,000 फलस्तीनी मार दिया, माय गुडनेस। इसराइल ने इतने मारे नहीं है जितने जियाउल हक ने मारे फलस्तीनियों को। क्या दिमाग फिर गया होगा ना कि सोल्जर शूट नहीं कर रहा है ठीक तू सब। अब इनसे भी सब ये जो नए आर्मी चीफ आए इनसे भी इसीलिए डर रहे हैं कि बहुत रिलीजियस हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें उस जावलक वाला टाइम फिर देखना पड़ जाए। इट इज पॉसिबल, बट बड़े मजहबी लोग देखें जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। मैं तो लोग ये क्यों समझते हैं सर कि अगर कोई रिलीजियस है, कोई अगर मौलवी है या वो है, तो वो ड्रिंक नहीं करते होंगे? मौलवी तो बहुत ड्रिंक करते हैं हमारे यहाँ। नहीं, देखें इसमें चक्कर ये है कि रिलीजियस आदमी जो है उससे तो आप बात कर सकते हैं। ये जो इमरान खान टाइप के रिलीजियस लोग हैं, इससे आप बात नहीं कर सकते। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद जमात इस्लामी पीपल, क्योंकि एक तो सब पढ़े लिखे होते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं वोट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मुझे जमात इस्लामी जमीयत तुलबा का लड़का मिला, उसने एक अदब से बात की। दूसरी चीज, उसने एक तो कुफर का इल्जाम नहीं लगाया, दूसरा बात करने के लिए तैयार है वो। और अगर मैं ठीक बात कहता हूँ तो वो ठीक कहते हैं। आई गिव देम क्रेडिट फॉर दैट कि दे, उनके यहाँ एक कल्चर ये है कि झूठ बोलने की कम सलाहियत है। मैं उनके साथ उनको नहीं कहना मैंने ये कहा वरना मुझे कल आ जाएंगे घर पे, तारिक भाई। अच्छा, लेकिन ये जो नीम हकीम है, ना इन्होंने पढ़ा है इस्लाम को, ना कुछ नहीं पढ़ा ना। हाँ, वो खतरा जान हो गए। हाँ ना, खतरा। मैं तो एक ही सवाल कहता हूँ कि जो
प्रॉफिट के दुश्मन थे, उन्होंने दमिश्क पे कब्जा करके क्या किया? किसी मुसलमान औरत से शादी नहीं की। पूरी उमैयद डायनेस्टी के बच्चे जो हैं वो ईसाई या पारसी माओ की पैदावार हैं, सिवाय एक अब्दुल अजीज थे शायद खलीफा। ये ऐसे लोगों के हाथ में इस्लाम गया। उन्होंने कहा इजिप्ट में हम मुसलमान बनाना बंद कर दिया हमने, और लोग कह रहे हैं भाई मना लो। उन्होंने कहा नहीं। लेकिन सर जी, वजह आपको पता है क्या है? कि जजिया खत्म हो जाएगा तो आमदनी कहां से आएगी? जब खुला रास्ता मुसलमान बनने का तो उमैयद डायनेस्टी फेल, उसका रेवेन्यू खत्म हो गया। मगर सर अभी अगर हम देखें, अगर मैं आपसे मतलब लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि ये पॉलिटिक्स से बाहर चले जाए। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक पार्टी में गई थी और वहां पे काफी हमारे मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स आए हुए थे, बड़ी ड्रिंक श्रिंक चल रही थी, वो जी बड़े लोगों की पार्टी होती है ना, हाँ, जो वो वाली थी। हाँ। तो वहां पे जब मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि ये होना चाहिए और आर्मी को ऐसे होना चाहिए और जो सिविलियन गवर्नमेंट ऐसे होना चाहिए, तो वो एक जो थे वो उस पे फौजी फाउंडेशन के काफी वो बड़ी जगह पे थे, तो वो दूसरे से कहने लगे पी हमरे चढ़ इसको हो गई है कि ये किस तरह की बात है पंजाबी में कहा हुआ उन्होंने, क्योंकि ये चीज उर्दू में नहीं कही जा सकती। कि हंसी रहे हैं तो चढ़ कितों ले गया। आपके अब्बा से नहीं कहा उन्होंने? क्या किया, मना किया था जल्दी शादी करो इसकी? नहीं, मगर उन्होंने ये जरूर किया कि उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे वो लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दिया, अच्छा, मेहमानों दावत की नहीं लिस्ट से। अब दावत नहीं आती। उन्होंने कहा इसको तो रहने ही दो, साइड पे करो इसको। नहीं, तो देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस ना। अब ये नहीं कि किसी और कंट्री में नहीं है, हर सोसाइटी, लेकिन हर सोसाइटी में आप इजराइल को देखिए कि जितना वो नेतन्याहू की सपोर्ट है उतनी नेतन्याहू की अपोजिशन है। ये थोड़ी हो रहा है कि सबके सब, कितना 4 इलेक्शन हुए पिछले 5 साल में, वो फिर आगे नेतन्याहू। अब तो, और अब के बार तो वो एक्सट्रीमिस्ट रेसिस्ट पार्टी के साथ अलायंस बना के है जो अरबों को ओपनली कर। आप अगर 67 की वॉर के बाद पढ़ें जो अपने मोशे दयान की किताब है, his first concern was to, after the war ended, to go and meet with Palestinian villagers, क्योंकि वो लेफ्ट के थे, जो जिस की सोच ही है कि इंसाफ हो, ये अमीर गरीब का मसला कम हो, ऑक्यूपेशन ना हो, ही वेंट एंड मेट। लेकिन हमारे यहाँ कह दिया ये काना दज्जाल है। खैर आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी, बट एवरीवन वाज स्कैर्ड कि अब रोज़े क़यामत आ रही है, ये तो मोशे दयान काना दज्जाल आ गया। वी वर टेरिफाइड। फिर उस जमाने में 14वीं सदी आएगी और क़यामत आएगी। अरे 1398 के अंदर जो हिजरी में देयर वाज पैनिक। मौलवी कह रहे थे 14वीं सदी तो हदीस में है, क़यामत आ जाएगी। पैनिक में लोग, अब क्या होगा भैया? तो वो रैशनल थिंकिंग का कोई मजहब नहीं होता। इब्ने रुश्द ने हमें सिखा दिया। अगर आप 1600s में होती हैं आज 17th सेंचुरी में, तो यूरोपियन को ये लगता कि दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि मुसलमानों से सीखो। वो इस वजह से था कि रैशनल थिंकर हर जगह मुसलमान होता था। जाहिल सारे जो थे वो यूरोप में रहते थे। यहूदी को मार रहे हैं, विचिस को जला रहे हैं, तभी तो स्पेन के अंदर दुनिया भर का जो नास्तिक था, एथियस्ट था, ईसाई था, यहूदी था, सब वहां के बैठते थे कि यार यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, कुछ सुनाई तो होगी। How is it that that was possible in the 15th century and in the 21st we can't even print a book? पेरिस के अंदर वो कौन सा रिसाला निकला और आपने जला दी 150 आदमी। हर रेफ्यूजी शिप के अंदर मुसलमान बैठा होता। ये जो ब्रिटेन में किश्तियां डूब रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये अल्बेनियन है। यूरोप में वाहिद मुस्लिम कंट्री है बॉस्निया के अलावा, और वहां से नंबर 1 लोग भागना चाह रहे हैं।
तो कोई तो एक तो कोई ऐसा आदमी बैठे ना, हालांकि बॉस्निया के प्रेसिडेंट जो इज्जत बेग थे, उन्होंने इस पे किताब लिखी कि हमें हो क्या गया है। जब तक यूगोस्लाविया था, टीटो था, सब ठीक ठाक थे, हमें जरा सी आजादी मिल गई, हमने उठा मारपीट शुरू कर दी। सो वी नीड एन इंट्रोस्पेक्शन दैट वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुली बात करेंगे, तो आपको कोई जनरल नहीं कहेगा कि पीती हसी है तो नशा इनू चढ़ गया। कितनी गलत बात है। बट एक बात तो आप क्रेडिट देंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तानियों में, बिल्कुल बहुत। वो तो एंड इट इज द ओनली होप यू हैव। आप किसी पाकिस्तानी की पोस्ट सोशल मीडिया पे देखे, हंस हंस के आपकी बुरी हालत हो जाती है। और हम अपने आप पे हंसने की भी हिम्मत रखते हैं। तो अगर हम में सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशनल वो है, थॉट है, जिसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हम। कि हमें ऑल वी नीड इज कि बोले, वो हम भूलचोक को बुलचोक्स कहते थे इंग्लिश में। भूलचोक का बड़े लेट मुझे पता चला, मैंने किसी से पूछा ये बुलचोक क्या होता था, मैं कहता कमबख्त भूलचोक। हम समझे इंग्लिश का वर्ड है बुलचोक्स। तो एनीवे, वो रुक के हम सोचें कि ये हम काबिल नहीं हैं कि अल्लाह ने हमें अमीर बनाया हुआ है, कि हमारे पास 2 माली हैं और 3 ड्राइवर हैं, और सुबह जरा गाड़ी में पानी डाल देना, धोबी ये कर लेना, माली। पीपल आर नोन बाय देयर प्रोफेशंस। ये कोई इंसानियत है? माली करके किसी का नाम माली हो सकता है? चौकीदार को बुलाओ, अरे उसका नाम है। नहीं सर, अब तो काफी बदल गए। अब तो नाम क्या, अब तो मतलब नाम के साथ चाचा मामा भी लगाया जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए। मुझे 2006 के बाद मैं नहीं गया हूँ पाकिस्तान, और शायद ना भी जाऊं, बट जो हमारी एक सकाफत है, उसके अंदर मैंने एक डिफरेंस देखा बिटवीन द अरब्स एंड द पाकिस्तानीज। वो ये था कि हमारा बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड होता है काम करने वाले के साथ। जो मेहनती फिजिकल काम करता है उसको बड़े घटिया अंदाज में देखा जाता है, एंड दैट इज वेरी डीपली ट्रबलिंग। वो नहीं, हमारा अब काफी चीजें बदली हैं सर, बहुत चीजें बदली हैं। लोगों ने, सबको नहीं कह सकती, लेकिन 50% लोग बहुत अरे बदल गए। 10% पे मैं खुश हो जाता। नहीं 50%, क्योंकि मैं मेजोरिटी जिनसे भी मिली हूँ, मैंने यही देखा है कि भाई नाम के साथ भाई लगा देंगे, अच्छा, चाचा लगा देंगे, मामा लगा वेरी देंगे, गुड। ऐसे करके। तो इस तरह that से बात होती है। then that is one has हाँ, to be happy about it, but एग्जैक्टली। this is what we are supposed to be। क्योंकि हाँ, बड़ी मुश्किल से कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान का ऐसा है हाँ, कि इट इज अ फेडरेशन ऑफ नेशंस। बिल्कुल। इट इज नॉट जस्ट द लैंड ऑफ उर्दू जो बन गया। तो हम तो किसी की जबान की इज्जत नहीं करते। पंजाबी खुद अपनी जबान की इज्जत नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? हाँ, पहले तो अपने आप को करना पड़ेगा। थैंक हाँ, यू सो मच सर कि यू आपने वेलकम। ज्वाइन किया। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। फौज नहीं आएगी, ये मेरी एक प्रिडिक्शन है। आनी नेक्स्ट भी नहीं चाहिए सर, अभी अब वो वो पीछे हो ना से। हो 10 इयर्स तक नहीं आएगी, क्योंकि फौज ने से वर्स्ट एग्जाम्पल आया हुआ है। ये गुलाम मोहम्मद वही दौर है कि गोरखपुर के अंदर हमको डालना जरा। गोरखपुर में डाल और हम बेहतरी की तरफ उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह, हम जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक ओके, यू सो मच। चलिए, थैंक यू। खुदा हाफिज।